पिछले लास्ट क्लासेस में आप लोगों को मैंने व्हाट इज डिप्रिसिएशन, आपका कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, उसके बाद कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन के बाद डिफरेंसेस बिटवीन डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन, एमोर्टाइजेशन, ये सब मैं इंपॉर्टेंट रूप से मैं बता चुका हूं, है ना। साथ में मैंने ये भी बताया मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटिंग टू आपका डिप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटिंग टू डिप्रिसिएशन, ये सब भी वर्ड्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि पूरे दुनिया में आपके बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एसेट्स होते हैं और वेराइटीज ऑफ एसेट्स के आपके डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए 14 से 15 मेथड आपका डिप्रिसिएशन का आपका डेवलप किया गया है। उसमें से आप लोगों को केवल पढ़ना कितने मेथड हैं? 2 मेथड पढ़ना है। नंबर 1 पहला क्या कहलाता है, बोलो? पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट, और दूसरा कौन सा नाम है? डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या नाम है? अब बताइए, सबसे पहला जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का कितने नाम है? 3। नंबर 1 फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड का कितने नाम है? 3। कितने नाम है? 3, राइट। आपका डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ये सब ऑलरेडी मैं क्या किया हूं, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। ये सब सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं काफी डिटेल्स में। ये दोनों पे प्रॉपर वे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं आपका कि कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ना। आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में 2 फार्मूला इस्तेमाल होता है। फार्मूला नंबर 1 कब लागू होगा, फार्मूला नंबर 2 कब लागू होगा, ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। डायमिनिशिंग बैलेंस में भी आपका कब लागू होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिप्रिसिएशन का अमाउंट, आपका क्यों से डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहा गया है, क्यों से रिटेन डाउन वैल्यू मेथड कहा गया है, क्यों से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा गया है, ये सभी चीजों का आपका रीजन मैं प्रॉपर वे में बता चुका हूं, है ना। अब हम सभी लोग नॉमरिकल पे जाने वाले हैं। कहां बच्चे? नॉमरिकल पे। अब नॉमरिकल पे हम लोग जाएंगे, लेकिन नॉमरिकल पे जाने से पहले सबसे पहले आपको अब मुझे बताना पड़ेगा सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। एक एक करके हम जर्नल एंट्रीज का चर्चा करेंगे। अब देखो, स्पेशली इस चैप्टर में जब आप डिप्रिसिएशन आपका चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो जितने सारे आपका सवाल जो मिलेगा, सभी सवाल में आपसे कहा जाएगा एसेट्स अकाउंट बना दो। क्या बनाओ? एसेट्स अकाउंट। आपको खास करके मैं ये बता दूं कि ये जनरली जो है वो कंपनी अकाउंट के केस में बनाए जाते हैं, कंपनी के केस में बनाए जाते हैं। किस केस में? मैं पिछले दिन भी आपको ये इसका रीजन बताया था कि आप लोगों को ये पढ़ने के लिए क्यों दिया जा रहा है। आपको इसलिए पढ़ने दिया जा रहा है कि यदि आप 11th-12th के बाद ही आप बिजनेस फील्ड में जाते हैं, आप एंटरप्रेन्योर आप बन जाते हैं, तो आखिर इन सारी चीजों का नॉलेज रहेगा, तब आप अपने कंपनियों में डिप्रिसिएशन क्या होंगे कैलकुलेट करना आप जानेंगे, समझ पाएंगे, राइट। यदि इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आपको समझ से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, है ना। इसलिए छोटी छोटी बातें जो है समय समय पे क्या हो रहा है आपको आगे के तैयार करने के लिए आपको दे दिए जाते हैं। समझ गए ये बात? सवाल उठा सर, अब देखो यहाँ पे स्पेशली जो है ये डिप्रिसिएशन आपका क्या है, तो हम जितनी प्रकार की संपत्तियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं तो आपकी फैक्ट्री में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एसेट्स हैं। क्या है? वेराइटीज ऑफ एसेट्स हैं। आपके पास बहुत सारे टाइप्स की संपत्तियां हैं। आपके 2, 4, 10 ट्रक्स चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी है, आपके बड़ी बड़ी आपकी मशीनें हैं, साथ में कोल माइंस भी आपने ले रखा है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, है ना, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं। ओके, ये सब जो है चीजें आपने वेराइटीज ऑफ एसेट्स आपके पास है। स्वाभाविक है जो भी संपत्तियां हम इस्तेमाल करेंगे उसके कीमत में क्या होगा, कमी आएगा ही आएगा, कमी आएगा ही आएगा। तो भैया आपका मान लीजिए मेरे पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कितने की? 50 करोड़ का। तो 50 करोड़ की संपत्ति है और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो हर साल कितना चार्ज होगा और उसके बाद उसका कितना वैल्यू बचेगा,
ये आपको बना करके दिखाना हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है ना। तो भैया कंप्यूटर रहेगा तो कंप्यूटर अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, कंप्यूटर अकाउंट। ट्रक्स हमारा रहेगा तो क्या बनेगा, ट्रक अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, ट्रक। क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है? यदि हमारा प्लांट एंड मैशनरी रहेगा तो क्या बनेगा, प्लांट एंड मैशनरी अकाउंट। कैमरा का यदि हमारा बनाना होगा तो क्या बनेगा, कैमरा अकाउंट, क्या बनाना पड़ेगा, कैमरा अकाउंट। एसी का होगा तो क्या बनाएंगे, एसी अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है? भले ही वो चला जाएगा फिक्सचर एंड फिटिंग्स वाले लिस्ट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, फिक्सचर एंड फिटिंग्स में। बोलिएगा सर क्यों? ऐसा इसलिए बच्चे कि आप बताओ कितना वेराइटी आपका, मान लीजिए कि उसके पास क्या है, पार्टीशन है, पार्टीशन है। जैसे ये मेरा फिक्सचर एंड फिटिंग्स है, ये सब क्या है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है ना, बोलो। वैसे फर्नीचर जो दीवार वगैरह में फिक्स कर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फिक्सचर एंड फिटिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो भैया इसका वैल्यू, हमारा एसी का वैल्यू सब आपका ये सब दीवारों में क्या हुआ, फिक्स हो चुका है। तो सबका एक साथ जोड़ करके एक अकाउंट बना देंगे। बात समझ में आ रही है या? तो भाई अल्टीमेटली इस चैप्टर में आपका ऑब्जेक्ट्स क्या है, उद्देश्य क्या है, एसेट्स अकाउंट बनाना। क्या बनाना? और वो एसेट्स के नाम पे मेरा कुछ भी हो सकता है, हमारा मैशनरी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग होगा, फर्नीचर होगा, आपका हमारा कंप्यूटर हो सकता है, ट्रक्स हो सकते हैं, है ना। कुछ भी हमारा एसेट्स रहेगा तो उसका हमें बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आज से 5 साल पहले हमने एक मशीन खरीदा। कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो पिछले 5 साल से डिप्रिसिएशन चार्ज होता हुआ आ रहा होगा ना, बोलो। तो हमें 5 साल के लिए क्या बनाना पड़ेगा, मैशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्लियर हो रहा है? तो पहला मशीन मैंने पहला साल खरीदा था तो उस समय आपका हो गया, फिर 2 साल के बाद एक और खरीदा, फिर 3 साल के बाद और खरीदा। तो जब जब जो मेरा मशीन जितने समय के लिए हमारे बिजनेस में रहेगा उतने महीने के लिए ही, उतने समय के लिए ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हो सकता है बीच में हमारा क्या हुआ, खराब हो जाए, उसे हमें बेचना पड़ेगा तो उस पर हो सकता है प्रॉफिट निकालना भी पड़ सकता है, लॉस भी निकालना पड़ सकता है। तो यही काम तो आपको करना है, यही काम आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट समझ में आया, क्या करने वाले हैं ये बात पता चला, कितने लोगों को बात पता चला, क्या करने वाले हैं पहले ये दिमाग में रहना चाहिए, है ना। अब देखो कैसे बनेगा वो तो बातें हम लोग अभी वही सीखने वाले, लेकिन उससे पहले कि अब हम लोग पहले क्या करें, जर्नल एंट्री सीखें। क्या सीखें? जर्नल एंट्री। आपका जर्नल एंट्रीज क्या होगा सर? अब इसके बारे में कुछ सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिप्रिसिएशन, है ना। आपका जैसे एक बात बताओ, नंबर 1 सबसे पहला, कोई भी जब एसेट्स हम लोग खरीदेंगे, जब भी हम लोग कोई एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स खरीदने का क्या एंट्री होगा सर? आप मान लीजिए आप एसेट्स खरीदोगे, जैसे मैशनरी हमने खरीदा, और यहाँ जनरली बच्चे आप यदि नगद खरीदेंगे तो 2 हमारा कैश या क्या होगा, बैंक। लेकिन बच्चे यहाँ आप कंपनी के केस में ऑलवेज आप ज्यादा प्रिफर क्या कीजिएगा, बैंक को, क्योंकि कंपनी के केस में कभी भी कोई नगद पैसों से नहीं खरीदे जाते, ऑलवेज चेक का माध्यम होता है। क्या होता है? चेक से आप लोग जनरली खरीदते हैं ना। तो ज्यादा स्टैंडर्ड हमारे लिए, यदि कोई हमने मशीन खरीदा है, यदि हमने आपका बाई चेक खरीदा है, एंट्री हमारा पास क्या होगा, मैशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या, सॉरी एसेट्स अकाउंट, यानी एसेट मशीनरी खरीदे तो मैशनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। लैपटॉप खरीदे तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? अवॉइड। क्यों? क्योंकि कंपनी के केस में कैश ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, कैश का लेन देन नहीं होता है। जो भी होता है बाई क्या होता है, ऑनलाइन होता है। क्या होता है? ऑनलाइन। क्या समझ में आ रहा है? जनरली आपका कैश क्या, आपका लेन देन क्या होता है, कंपनियों के केस में नहीं होता है, सारी चीजें क्या होते हैं, ऑनलाइन हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अब जरा सोचो, अब आप बताओ, जैसे गाड़ी आप खरीदते हैं, मान लीजिए कि आपने एक कार खरीदने के लिए गए, आप बोलेगा कि नहीं मुझे आपका 10 लाख का काम है, रुपया में आपका बोरा में बंद करके लाया हूं, 10 लाख रुपया, है ना, आप ले लो। क्या लेगा? क्या नहीं लेगा, ठीक है ना। आपको क्या होगा, कुछ है ना, भले आपका 1 लाख 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया तक कैश केवल वैलिड होता है, उसके बाद इलीगल माने जाते हैं। कितने क्या माने जाते हैं? इलीगल। 2 लाख रुपया तक ही केवल आपका क्या होगा, वो कैश एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज उसके ऊपर आपका कैश एक्सेप्टेबल क्या होता है, नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो चलिए आइए, तो सबसे पहले कोई भी एसेट्स जब हम खरीदेंगे, तो जब एसेट्स खरीदेंगे तो एंट्री पास क्या बनेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एसेट्स की जगह पे जो भी नाम रहे जी वो आपका नाम आ जाएगा। क्लियर? हम एक लाइन बोल दिए। उसके बाद फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस, आप बताओ जब एसेट्स खरीदेंगे तो उसको ला करके बैठाएंगे ना कहीं,
तो उसको लाने से लेके बैठाने तक में मान ली 2 लाख खर्चा हो गया। कितना बचे? 2 लाख। अब मैंने मान लीजिए कि 50 लाख का मैंने मशीन खरीदा, तो मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 50 लाख 50 लाख। या ट्रक मैंने खरीदा 20 लाख का, तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20 लाख 20 लाख। कितना? 20 लाख 20। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे। फिर उसके बाद फॉर इरेक्शन चार्जेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस। भाई इंस्टॉलेशन या इरेक्शन चार्जेस का मतलब क्या हुआ? मैं आपका जब एसेट्स खरीद करके लाया तो उसको मैंने कहीं ना कहीं क्या किया? स्टैब्लिश किया। क्या किया? मैंने स्टैब्लिश किया। कहीं ना कहीं मैंने उसे क्या किया? स्टैब्लिश किया। और स्टैब्लिश जब मैंने किया तो ये हमारा फॉर इरेक्शन या इंस्टॉलेशन चार्जेस। फॉर इरेक्शन या तो क्या होगा? इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो हमारा एंट्री पास हो जाएगा क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक। मतलब कैश यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड क्या होगा? बैंक अकाउंट लिखा हुआ होगा। ओके, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जो हमने संपत्ति खरीदने का एंट्री हुआ वही मेरा इरेक्शन चार्जेस के लिए, दैट इज इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए भी एंट्री भी मेरा क्या होगा? सेम होगा। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कितने लोगों को बात अंतर समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता दूं एक बार, इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है? जैसे हमने दिल्ली में एक मैंने मशीन खरीदा 50 लाख रुपए का। कितने का? 50 लाख का मैंने एक मशीन खरीदा है, और मैंने मशीन जो खरीदा है वो आपका उसके लिए एंट्री पास क्या होगा? मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50 लाख 50 लाख। कितने? अब उसको मैंने ट्रक पर लोड करवा करके मैंने मंगवाया है पटना, वहां से ला करके बैठाने तक का खर्चा आया 5 लाख। कितने आए? फिर एंट्री मुझे करना पड़ेगा मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 5 लाख 5 लाख। तो वहां से लाने से लेकर के बैठाने तक में जो खर्च हो गया दैट इज नोन एज इंस्टॉलेशन चार्जेस या इरेक्शन चार्जेस। ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? क्या यहां तक क्लियर है? ओके, अब जरा सोचिए, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है? डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या करना है? डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो डिप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो एंट्री पास क्या बनेगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। देखो यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। यदि हमारा आपका ट्रक रहेगा तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। मैशनरी रहेगा तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? मैशनरी अकाउंट। क्या ये बातें समझ में आई? ऐसे। ओके, अगला पॉइंट फिर कहता है फॉर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। जब डिप्रिसिएशन चार्ज किए, अब देखो मान ली जाए कि मैंने 20 लाख रुपए का क्या खरीदा है? मैंने 20 लाख रुपए का कोई एक मशीन खरीदा, और मान ली 10% के रेट से उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना परसेंट के रेट से? 10% के रेट से मुझे क्या करना है? डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है ना? तो 10% के रेट से जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 लाख। कितना आएगा? 2 लाख। क्या ये बात समझ में आई? 2 लाख रुपीज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 लाख। ओके, तो ये हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका ट्रक्स अकाउंट या हमारा एसेट्स अकाउंट हो जाएगा। कितना? 2 लाख 2 लाख। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? और ये डिप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के कारण उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, है ना? तो वो आपका फॉर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, फॉर अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री पास बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या ये बात सबको समझ में आई? बच्चे कभी ना कभी एक ना एक दिन तो हमारा एसेट्स क्या होता है? बेकार हो जाता है। एक ना एक दिन एसेट्स बेकार हो जाता है, और जब बेकार हो जाता है तो क्या उसे कचरे के भाव में बेचते हैं कि नहीं बेचते? बोलो, बेचते हैं ना? बेचते हैं। सर मान ली जाए कि कोई एक मेरा मशीन था, उसका रिटेन नॉन वैल्यू, ध्यान पूर्वक सुनिए, ये एक्चुअली में था मेरा मशीन 20 लाख का। कितने का? लेकिन ये आपका चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि लास्ट इसका हो गया और इसका वैल्यू 1 लाख रुपया बच गया। कितना? लेकिन मुझे अब इसको आपका क्या किया? मैंने डिस्कार्टेड कर दिया। डिस्कार्टेड का मतलब अब हटा दिया इसको। क्या किया? हटा दिया। मैंने इसको कचरे के भाव में मैंने 60,000 में बेच दिया। कितना में? 1 लाख रुपए का मशीन कितना में बेचा? प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो बच्चे कहता है फॉर सेल ऑफ एसेट्स ऑन लॉस, है ना? या फॉर एसेट सोल्ड ऑन लॉस, है ना? तो हमने बेचा है। आप बताओ कितने का मशीन था? कितने में बेचा? कितने का लॉस हुआ? पक्का ना? तो लॉस हुआ तो क्या करेंगे? डेबिट। अब देखो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट,
कैश या क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जहां जहां कैश है बच्चे अपने मन से समझ लीजिएगा क्या है, बैंक। क्या समझिएगा, ओके। तो ये हमारा कैश या बैंक अकाउंट। कैश मेरे पास कितने पैसे आए, बेचने के बाद कितना आया, 60,000 रुपया। कितना आया, और लॉस कितना हुआ, तो उस लॉस को पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। तो देखो हमारा एंट्री यहाँ पे पास हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट। टू क्या होगा, यदि मशीन है तो मैशनरी, कंप्यूटर रहता तो कंप्यूटर। टू हमारा मैशनरी अकाउंट हो जाएगा। ये वैल्यू कितना रुपया, 1 लाख। कितना होगा, क्या ये बात सबको समझ में आई? फिर से मैं बोलता हूं, बताओ ये मशीन पहले कितना का था, जब पहली बार मैंने खरीदा था 10 लाख का, कितना, 20 लाख का, 20 लाख का था। हाँ, पहली बार खरीदे थे तो कितना था, ये आपका पिछले कई सालों से चलता आ रहा है और आज आपका इसका ये लास्ट अब हो गया है। लेकिन फिर भी इसका वैल्यू अभी बुक वैल्यू कितना बचा हुआ है, बुक वैल्यू यानी दैट इज रिटन डाउन वैल्यू कितना बचा हुआ है। हमने अब ये चलने लायक नहीं है, अब ये कचरे के भाव में बिकेगा। हमने कचरे वाले को बुलाया और मैंने उसे कितना बेच दिया, 60,000 में। तो 1 लाख का मशीन कितना में बेचा, 1 लाख का मशीन कितना में बेचा, कितने का लॉस हुआ, तो भैया जितना में बेचा क्या पैसा आया ना, अरे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना। लॉस हुआ तो लॉस को डेबिट करते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा ना। और मेरे पास से मशीन गया टू मैशनरी अकाउंट होगा ना। तो क्या, अब बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट, 60,000, 40,000 और 1 लाख। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये लॉस पे बेचे तब ना, ये कोई जरूरी है कि हमेशा लॉस ही पे बेचें क्या, अरे प्रॉफिट पे भी बेच सकते हैं ना। मान लिया जाए कि ये 1 लाख वाला को हम 1.5 लाख में बेचे होते, कितना में, 1.5 लाख में हमने बेचा होता है ना। 1 लाख के जगह पे हम बेचे होते कितना में, 1.5 लाख में। कितना में, 1.5 लाख में हमने बेचा होता। ये वाला जो हमारा है 1 लाख का मैंने बेचा है 1.5 लाख रुपया में। अब बताओ 1 लाख वाला जो मशीन है 1.5 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, क्रेडिट। तो हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया, 1.5 लाख। अरे कितना आया, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 1.5 लाख रुपया। कितना होगा, 1.5 लाख। और टू हमारा मैशनरी अकाउंट हो जाएगा कितना रुपया, 1 लाख रुपया। कितना, 1 लाख रुपया हो जाएगा। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 50। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान से सुनिए, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या आपने पुरानी संपत्तियों को बेचना खरीदना बेचना सीख गया? कितने लोग सीख गए, हाथ उठा। एंट्री, ये सब एंट्री हमें एसेट्स अकाउंट बनाते समय इस्तेमाल होगा, इसलिए ये बता रहे हैं, है ना। ऑलरेडी ये सब चीजें आप जर्नल में पढ़े भी हैं, लेकिन जर्नल में पढ़े हैं लेकिन उसको फिर से पुनः जो आपका दोबारा याद दिलाया जा रहा है। ठीक है, ये देखो अगला जो है, ठीक है। अब देखो कभी आपका हमारे पास बहुत सारी संपत्तियां होती है। अब कोई ना कोई कभी कभी क्या होता है, कचरे के भाव में भी बेचना पड़ता है। क्या होता है, कचरा के भाव में, तो उसी को स्क्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोला जाता है। ठीक है ना। तो स्क्रैप मैंने बोला, तो मान लीजिए कि कोई हमारा मैशनरी 20,000 में बिक गया, 25,000 में बिक गया, 30,000 में बिक गया, है ना, तो उसी को स्क्रैप बोला जाता है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या होगा, एसेट्स अकाउंट। मान लीजिए कि कोई मशीन है वो बहुत पुराना हो गया, अब कोई चलने लायक ही नहीं है, कोई दूसरा कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, बोला सर कचरे वाले को बेच दो, है ना, 30,000 में बेच दिया। कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने आपसे मैं कह रखा है कि भाई ऑलवेज आप अभी क्या समझिएगा, आप जो है बैंक अकाउंट ही प्रीफर कीजिएगा। क्या समझिएगा, बैंक अकाउंट। तो ये हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट आपका डेबिट। टू हमारा क्या हो जाएगा, मैशनरी अकाउंट या हमारा लैपटॉप अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, एक्सरे मशीन अकाउंट, जो भी रहे। तो टू हमारा आपका 30,000 रुपये का। क्या पॉइंट क्लियर? अब हमें लास्ट में क्या होता है, लास्ट में बच्चे ये हमारा न्यू एसेट्स हम लोग खरीदते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, न्यू एसेट्स हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। कोई भी हमारा जब आपका संपत्तियां बेकार हो जाता है, हटा देते हैं, तो नई एसेट्स को खरीदना पड़ता है ना।
तो नए एसेट्स खरीदेंगे तो न्यू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। न्यू एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को बात समझ में आई? अब इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ये सब आपको एक्चुअली में बीकॉम पार्ट 2 वाला दिया हुआ है, ये सब आप ये सब ध्यान भी मत दीजिएगा। आ रहा समझ में? ये सब नीचे वाला ये सब मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है? वही वाला पीडीएफ जो है यहाँ पे लोड किया हुआ है, ठीक है? इसमें से थोड़ा सा लास्ट वाला 2-3 पेज छाटना था मुझे, है ना? तो आपको मैंने हिंट दे दिया कि ये सब आपको क्या करना है, नहीं ध्यान देना है, ठीक है? इसको ध्यान नहीं देना है। अच्छा लिख लिया तो क्या हो गया? अरे पागल है, लिख लिया तो ठीक है, लिखेगा मतलब ये बता देना जरूरी है ना। चलो ठीक है, अब आइए नॉमरिकल पे, अपने अपने बुक्स को निकालिए, जाके बैटरी ले आइए जी, बैटरी समाप्त हो चुका है लगता है इसका। बुक है और इसके पास है बुक? अब आप सब लोग डिप्रिसिएशन से रिलेटेड जो सवाल है आप बनाने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि टाइप नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। टाइप नंबर 1 है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा हुआ है, क्या है? और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे आधारित जो सवाल है 1-2 आपका कितने तक दिया हुआ है? 1-2 आपका दिया हुआ बच्चे कितने नंबर तक? अच्छा, कैटेगरीज में आपका डैमनिसिंग बैलेंस मेथड जो है मैं देख लेता हूं, कैटेगराइजेशन जो है 15 से बदला है, मतलब 14 तक ओरिजिनल कॉस्ट है। हाँ 13-14 तक जो है ओरिजिनल कॉस्ट है, कौन सा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। और 15 नंबर से फिर कौन सा हो गया? डैमनिसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा? डैमनिसिंग बैलेंस मेथड। क्या क्लियर हो रहा है? तो मतलब इसमें 1 से लेकर के आपका 14 तक का जो सवाल है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे आधारित है, और 15 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक जो है वो डैमनिसिंग बैलेंस मेथड पे आधारित है। किस पे? डैमनिसिंग बैलेंस मेथड पे। तो हम लोग पहले टारगेट पर आपका जो करेंगे वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड वाला प्रॉब्लम को, ये हम लोग जब सीख जाएंगे, बना लेंगे, तब हम लोग सेकेंड टाइप के सवाल पे क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और बड़ी ईमानदारी से, बड़े मेहनत से बनाना पड़ेगा, ये बिल्कुल आसान नहीं है। पिछले दिन भी मैंने बोल रखा था और आज पूरा दोबारा मैं बोल रहा हूं, है ना? आपको चैलेंज क्या होगा, आपको मिलेगा, ठीक है ना? अब देखो, जब भी अब क्या क्या जरूरी चीजें हैं, पहले वो सावधानियां सुनिए। पहले
जब भी डिप्रिसिएशन का सवाल, अब ये तो माइंड आपका क्लियर है कि भाई आपका कि हम जो सवाल सॉल्व करेंगे अभी वो स्ट्रेट लाइन मेथड से आधारित होगा। कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड पे आधारित होगा, ठीक है, नंबर 1। अब देखो सवाल उठा सर आपका कोई भी आपका डिप्रिसिएशन से रिलेटेड सवाल जब हम बनाते हैं तो सवाल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, राइट? तो इस बात को किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, अब उसी पॉइंट पे हम आते हैं। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। मैं एक बहुत बड़ा नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम टाइप का सवाल मैं एक बना करके पूरा पहले दिखाता हूं। आपका 1 और 2 बहुत छोटा है, इसलिए मैं बहुत छोटे सवाल से शुरुआत नहीं करूंगा, है ना, ठीक है? या ऐसा करें, बिल्कुल एक छोटा सा सवाल जो है, जस्ट 1 मिनट, बच्चों में थोड़ा सा लगे कि ना सब प्रॉब्लम खतरनाक नहीं है ना, कुछ कुछ है ना कि यहाँ पे बड़े इजी सवाल होते भी हैं, वो तो 1 और 3 हम 2 सवाल बना के दिखाएंगे। कितने सवाल? एक सबसे पहले जो बिल्कुल बच्चा टाइप का सवाल है ना, वो आपका 1 नंबर, पहले सवाल को पढ़िए, मन में पढ़िए, सवाल पहले पढ़िए, उसके बाद मैं फिर बोलूंगा। पढ़ लिया सब लोग? चलो देखिए अब सवाल। जब भी कोई सवाल पढ़िए तो उसे आप डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर में आपका शो करने का प्रयास करिए, ठीक है? ये मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसको समय जैसे जैसे वो खरीदा गया, बेचा गया, उसको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर में पहले क्या कीजिए, घटनाओं को शो करिए, घटनाओं को शो करिए। कब कौन सा डेट में खरीदा गया, कब कौन सी संपत्तियां कब बेची गई, है ना, कितने साल के लिए हमको डिप्रिसिएशन, हमें एसेट्स अकाउंट बनाना है, ये क्वेश्चन से ही मुझे क्या होगा पता चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो नंबर 1 सबसे पहले लिखता है ऑन 1 अप्रैल। हाँ, एक बात और क्लियर करना जरूरी है, यदि आपका कोई भी अकाउंटिंग ईयर, जब भी कोई अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फॉलो किया जाए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फॉलो किया जाए, तो उसे कहते हैं कैलेंडर ईयर। क्या कहते हैं? कैलेंडर ईयर कहा जाता है। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक यदि फॉलो किया जाए तो उसे कहते हैं क्या? कैलेंडर ईयर। क्या कहते हैं? कैलेंडर ईयर कहा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? और बच्चे, कैलेंडर ईयर कहा जाता है, कैलेंडर ईयर कहा जाता है। और यदि आपका कोई अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का यदि क्लोज किया जाए तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं? तो आप जब एसेट्स अकाउंट डिप्रिसिएशन का सवाल बनाइएगा तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्लियर करना पहले जरूरी हो जाता है कि हमारा जो आपका अकाउंटिंग ईयर है वो मेरा कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। इसका मतलब ये बात समझे, कैलेंडर ईयर किसका मतलब क्या हुआ? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। क्या ये बात समझ में आ रही? इस सवाल में बताइए, हमारा जो इस सवाल में अकाउंटिंग ईयर कहां से कहां तक है? फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर? बहुत बढ़िया, पहला ये पहचानना सीखे, हर सवाल में ये पहचान करना होगा, है ना, क्योंकि बच्चे इस पे नंबर ऑफ मंथ का डिप्रिसिएशन हमारा डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मंथ डिप्रिसिएशन आपका डिपेंड करेगा, है ना, इसलिए ये बात मैंने पहले कहा। ठीक है, आइए, तो पहला मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या है? 2013-14। क्या है? कितने साल के लिए मैशनरी अकाउंट बनाना है? 3 साल के लिए। तो 3 ईयर को हम पहले डिवाइड कर दें, 3 इयर्स में हम इसको डिवाइड कर दिए। पहला हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? 2000 बोलो 13 और 14, और उसके बाद 14 और 15, और 2015 और क्या हुआ 16। ये अभी सबसे सिंपल सवाल होने जा रहा है, ठीक है ना, ताकि आपके अंदर ये पता चल सके कि भाई इसका सवाल बनता कैसे, तब एक टफ प्रॉब्लम पे थोड़ा सा जाएंगे, है ना।
आइए, तो सबसे पहले पहली अप्रैल 2023 को, पहली अप्रैल 2023 को, सॉरी 2013 को, ये पहली अप्रैल 2013 को एक मशीन खरीदा है, कितने का? 50,000 रुपए का। कितने का खरीदा? 50,000 का खरीदा, ठीक है ना। फिर कहता है कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%। 10% के रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। पास द एंट्रीज एंड प्रिपेयर द मैसनरी अकाउंट फॉर द 3 ईयर व्हेन डिप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कुछ नया कहानी है ही नहीं, सीधा सीधी कहता है एक मशीन खरीदा और उस पर 3 साल का डिप्रिसिएशन को क्या कहता है? चार्ज करके दिखाओ और मैसनरी अकाउंट बना दो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो कितना आसान हो जाता है। सर ये हमारा है, अब सबसे पहला काम है कि हमें अब मैसनरी अकाउंट बनाना है, कितने साल के लिए? 3 सालों के लिए। अब हमें कितने कॉलम पहले बनाने पड़ते हैं वो मैं बताता हूँ। अकाउंट में होता है ऐसे 8 कॉलम होता है, कितने? 8। लेकिन यहाँ पे एलएफ वगैरह नहीं बनता है, एलएफ वगैरह नहीं बनता है, तो केवल यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे? 6। कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। ये हो गया। अब हमारा सबसे पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा मैसनरी अकाउंट। क्या होगा? मैसनरी अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये पहले लिखना पड़ेगा डेट, दूसरा लिखना पड़ेगा पार्टिकुलर, फिर लिखेंगे अमाउंट, और ये लिखेंगे आपका डेट, पार्टिकुलर, और ये हो जाएगा अमाउंट, रुपीस, ठीक है। ये अब देखो सबसे पहला लिखता है पहली अप्रैल 2013 को एक मशीन खरीदा। पहले बताइए मशीन खरीदने का एंट्री पास क्या होगा? पहली अप्रैल 2013 को जब मशीन खरीदा होगा तो क्या एंट्री पास हुआ होगा? मैसनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैसनरी अकाउंट डेबिट टू। क्या क्लियर है सबका? तो चलो सबसे पहला काम मैसनरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट। हम क्या बनाएंगे? मैसनरी अकाउंट। और पहली अप्रैल 2013 को हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। तो ये 2000 हमारा क्या हो जाएगा? 13। 1 अप्रैल हो जाएगा। आप बताओ मैसनरी अकाउंट बन रहा है, मैसनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया, पोस्टिंग क्या बनेगा? टू बैंक अकाउंट। टू क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। वैल्यू बोलो कितने का? 50,000 रुपए का। कितने का? 50,000 का। क्या ये समझ में आया? एंट्री पास हुआ मैसनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट हो गया पोस्टिंग, राइट। अब बताओ ये तो हमारा इस दिन आपका हो गया। अब क्या पूरे साल भर मेरा मशीन चला या नहीं चला? बोलो चला। तो चला आपका या नहीं चला उससे तो हमको अभी उसके बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मानना चाह पड़ेगा कि चला होगा। या नहीं भी चलेगा तो हमें डिप्रिसिएशन क्या होगा? चार्ज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कह रहा है। कितना परसेंट से? तो अब आपका डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो साल के अंत में या बीच में? अंत में होता है। कब होता है? अंत में होता है। तो ये हमारा 1 साल पूरा हो गया। अब डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 50,000 का। आपका कितना परसेंट? 10%। 50,000 का कितना परसेंट? तो 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। तो साल के अंत में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एंट्री पास क्या बनेगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो, मैसनरी अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। तो बच्चे यहाँ हमारा जो है 2014 31 क्या होगा? मार्च, 31 मार्च बाई क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया? 5,000। क्या होगा? 5। फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आ रहा समझ में? हमें सिर्फ बनाना क्या है? एसेट्स अकाउंट। क्या बनाना है? तो जो उससे रिलेटेड केवल है बस उतना ही तक हम रखेंगे। उसके बाद आपका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो केवल नॉलेज के लिए बताया गया है सारे एंट्री। क्या समझ रहे हैं? तो भैया हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। क्या और क्या बताइए? कोई और एसेट्स वगैरह खरीदा गया? यदि खरीदा गया होता ना बच्चे, बीच में खरीदा गया होता तो हम एंट्री करते। क्या होता? एंट्री करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक मेरा जो है 20,000 रुपए का एक मशीन और मेरा खरीदा गया होता इस डेट में, 1 जुलाई को, पहली जुलाई को खरीदा गया होता, तो कह रहे हैं इस सवाल में खरीदा नहीं ना गया है, लेकिन पहले हम समझा रहे हैं केवल, है ना। यदि खरीदा गया होता 1 जुलाई को
तो एंट्री हम यहाँ पे कहते 1 जुलाई का एंट्री करते मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपए का? 20,000। कितने का? और साल के अंत में डिप्रिसिएशन अब जो चार्ज करेंगे, मेरे पास कितने मशीन हो गए? 2, एक ये वाला और एक आपका ये वाला। लेकिन ये वाला तो पूरे साल भर चला ना, तो आपका ये पूरे साल भर चला, तो पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ? 5,000। अरे कितना? और ये बताओ 1 जुलाई को जब आया तो ये हमारा 1 जुलाई से लेके साल के अंत में कितना महीना हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 मंथ। कितने बच्चे? तो 9 मंथ के लिए हम लोग फिर डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो 20,000 का कितना परसेंट? 10%। 9 मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 9/12 ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा आपका इतना हो जाएगा, बोलो ये हमारा हो जाएगा कितना? 1500। कितना बचे? 1500। तो 5,000 इस मशीन पे हुआ आपका, 5,000 इस पे हुआ और 1,500 रुपया इस पे हुआ। तो साल के अंत में टोटल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होता? 6500। कितना होता? 6500। तो ये 5,000 ये और प्लस 15,000 ये, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाता? 6500 हो जाता। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो। क्लियर हो रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो हमारा ये डिपेंड करता है कि वो आपका कोई भी जो मशीन है, बिना सीरियस रहे हुए नहीं बनेगा सवाल। इसलिए जो थोड़ा भी लापरवाही अभी बरतेगा तो अगला दिन क्या होगा? रोते हुए लौटेगा वो। ये बात समझिए पहले बात को। अभी आपको सीरियस होके समझना ही होगा। ये चैप्टर है ना कि यहाँ पे क्या है? सीरियस है। देखो, अब मैंने ये तो जानबूझ करके अभी केवल बताया है कि भैया आपका ये एक्स्ट्रा हमारा जो है, ये यदि दिया हुआ रहता तो ऐसा होता, लेकिन अब हमारा वैसा है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो चलो ये सब एक्स्ट्रा जो है फालतू का, वो सब हम हटा देते हैं। चलो 1 अप्रैल 2013 टू बैंक अकाउंट 50,000 बाई आपका क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए का? 5,000। क्या पहला साल में कुछ और हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। चलो भाई बंद करते हैं अकाउंट को। ये हमारा सेकेंड ईयर का बैलेंस हो गया, यानी फर्स्ट ईयर के साल के अंत में कितना हो गया? 1 साल के बाद उसका वैल्यू घट के कितना हो गया? 45,000। क्लियर? अब बताओ ये जो हमारा जो है यहाँ डिप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन मेथड से या डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड से? तो हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा? बोलो कितना? 5,000 रुपया। यही डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड रहता तो कितना पे कैलकुलेट होता? 45,000 का 10%। तो सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन कितना हो जाता? 4500। कितना होता? लेकिन अभी ये चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए डिप्रिसिएशन कितना होगा? आपका 5,000 ही होगा। तो क्या सेकेंड ईयर में क्या एसेट्स और खरीदा या बेचा गया? तो आपका केवल साल के में डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना? चार्ज करेंगे। फिर एंट्री पास क्या बनेगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू 2000 आपका 15 हो जाएगा। 31 क्या हो जाएगा? मार्च। 31 क्या होगा? मार्च। बाई आपका क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। बाई क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? अब बताओ कितने रुपए का वैल्यू होगा? 5,000 रुपए का। कितने का? 5,000। क्या समझ में आया?
फिर उसके बाद अगला हमारा जो दिया हुआ है ये 45,000 रुपया, कितना? 45,000, ठीक है। ₹45,000 बाई आपका क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस सीडी वैल्यू हो जाएगा 40,000। कितने होंगे? 40,000, ठीक है। उसके बाद 2015 पहली अप्रैल का हो जाएगा टू बैलेंस क्या होगा? बीडी वैल्यू हो जाएगा 40,000। अब हमारा इसका वैल्यू यहाँ पे घट के कितना हो गया? 40,000। इस साल फिर डिप्रिसिएशन क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो साल के अंत में फिर एंट्री पास करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट। फिर हमारा 2016 आपका 31 क्या हो जाएगा? मार्च हो जाएगा। बाई आपका क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट वैल्यू कितने रुपए का? 5,000। कितना बचे? 5,000, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल आपका कितने का होगा? 40,000। कितना? 40,000 हो जाएगा। ये आपका 40,000 रुपया। बाई आपका हो जाएगा, बाई बैलेंस क्या होगा? सीडी बाई बैलेंस सीडी वैल्यू कितना होगा? 35,000। अब हमारा यहाँ बैलेंस होगा 2000 क्या होगा? 16 पहली अप्रैल टू बैलेंस क्या लिखा जाएगा? बीडी टू बैलेंस बीडी। और टू बैलेंस बीडी कितना बचा हुआ है? 35,000। समझ में आ रहा है? तो ये अभी तक आपने जो देखा ये सबसे सिंपल सवाल है ना? सबसे सिंपल सवाल है। तो ये तो बच्चे आप इसको पहले नोट करिए, ठीक है ना? थ्री नंबर जो सवाल है वो आपका बड़ा सवाल शुरू हुआ है, ठीक है ना? बड़े अच्छे से सवाल हैं, लेकिन आज मैं अभी चूंकि पूरा का पूरा एक बार में पूरा दिमाग पे पूरा बात समझ में आएगी नहीं, है ना? पूरे बड़े सवाल हैं, इसलिए आज 1 to 5 तक ही केवल टास्क दे रहे हैं, लेकिन आपका 4, 5 फिर बनेगा। 3 नंबर थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, टफ है, और उसके बाद 4 और 5 छोटे छोटे सवाल हैं, वहां तक केवल प्रयास करिएगा। और एग्जाम्पल में भी 1 to 5 आप लोग अपना अपडेट करके आइएगा। कितने तक?
एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 और क्वेश्चन नंबर 1 to 5। लेकिन 3 नंबर जो है चैलेंजिंग है, बनाने का प्रयास करिएगा। यदि बन जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है। अगले दिन हम पूरा विस्तार से जब समझाएंगे सिखाएंगे तब फिर आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। डेट कैसे लिखा हुआ है? डेट ये जो है ना 1 अप्रैल 2013 हो गया, तो साल का अंत आता है कब? 2014 31 मार्च। ठीक है ना, फिर आपका 2014 का 1 अप्रैल आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, साल का अंत क्या होगा? 2015 आपका कितना हुआ? 31 मार्च। ठीक है, फिर 15 और फिर कितना आ जाएगा? 16, 3 साल पूरा हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए।